गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे आपका चैप्टर सूखी डाली, जो एक एकांकी है। इसके लेखक हैं इस एकांकी के उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1990 में जालंधर पंजाब में, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जालंधर में, पंजाब राज्य के जालंधर जिले में हुआ था। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जो गिरती दीवारें और उपेंद्र नाथ अश्क की लक्ष्मी का स्वागत, जो पहली कई सारी इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो आपकी बुक में दी गई हुई हैं। आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, कुछ रचनाएं आप इनकी याद कर लीजिएगा, इनके नाम, है ना। ये जो एकांकी है, एकांकी आपको पता है एकांकी क्या होती है? एक अंक में रचित होती है। किसी एक घटना को उसमें बांटकर दृश्यों में दिखाया जाता है एकांकी में। तो हम इस एकांकी के पात्रों के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें एक दादाजी हैं, कुछ पात्र हैं, जैसे एक दादा हैं और परेश बच्चा है, एक भासी मल्लो, ये सब मतलब ये इसके पात्र हैं। छोटी भाभी, मझली भाभी, बड़ी भाभी, छोटी बहू, बड़ी बहू, इंदु, रज्जू और पार्वती, मतलब ये सब इस एकांकी के पात्र हैं। ये जो एकांकी है, ये मतलब एक परिवार की घटना है। इस परिवार में के जो परिवार के जो कर्ता धर्ता हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, उसके दादाजी इंदु के, वो एक वट वृक्ष की तरह अपने परिवार को इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं। आज का समय क्या है? आज का ऐसा समय है कि जहाँ संयुक्त परिवार को महत्व ही नहीं दिया जाता। लोग एकाकी जीवन जी रहे हैं, एकांकी परिवार को ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर मतलब सब अकेले रहना चाहते हैं। ज्वाइंट फैमिली आजकल मतलब क्या हो गया है, ज्वाइंट फैमिली का कोई महत्व ही नहीं रहा है। लोग अपना मतलब समझते हैं, अपने आप को अकेला कर लिया है लोगों ने। एकांकी परिवार पर ही आज बल दिया जाता है। तो जो ये एकांकी है, उसमें जो इसके दादाजी हैं वो एक वट वृक्ष की तरह हैं और वट वृक्ष की तरह अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस परिवार को वट वृक्ष की तरह जोड़कर रखना चाहता हूँ, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से और शांति से, जब तक मतलब इसकी और बाकी सब जो वो हैं, वो इसकी जड़ें हैं और बाकी सब उनके परिवार के लोग उसकी टहनियाँ, शाखाएँ, ये सब हैं। तो मानव प्रगति के इस युग में दृश्यों में बांटा गया है इस एकांकी को। तो हम आज पढ़ेंगे पहला दृश्य, है ना। दृश्य अलग अलग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। चूँकि काफ़ी बड़ी है ये एकांकी, इसलिए एक दिन में तो हो नहीं पाएगी एक वीडियो में। तो हम आज एक दृश्य पढ़ेंगे, अगला दृश्य अगले वीडियो में। तो मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतना माना गया है आज के युग में, मतलब हमें आज़ादी चाहिए, इस सब आज़ादी शब्द का इतना महत्व हो गया है कि सभ्य तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना गया है। आज के समाज में मतलब किसी का शासन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादा मूलराज अपने परिवार को, अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए हुए हैं। उसके जो दादाजी हैं, अपने समस्त परिवार को क्या बना के रखा है? उन्होंने एक फैमिली, एक यूनिट बना के रखा है। उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, मतलब उनका ही एकाधिकार चलता है, उनका ही राज उनके परिवार के ऊपर चलता है। उस महान वट वृक्ष की भांति अटल खड़े हैं। वो एक वट वृक्ष की तरह अटल खड़े हुए हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। जिसकी डालियां उनके आंगन को आच्छादित की, जिसकी डालियां कौन है? उनका पूरा परिवार। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए, वर्षों से तूफानों और आंधियों, मतलब बड़े बड़े कष्टों का उन्होंने सामना किया है। अपने परिवार को एक रखकर वर्षों इस वट की संगत में रहने के कारण दादा वट की भांति महान दिखाई देते हैं। जो दादाजी हैं वो वट वृक्ष की भांति ही महान दिखाई देते हैं। आयु के 72 वसंत, 72 ईयर्स के हैं। सर्दियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक झुका नहीं है, मतलब 72 ईयर्स के होने के बाद भी वो ना तो झुके हैं, एकदम अडिग खड़े हैं अपने फैसलों पर, अपने विचारों पर। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रयास करती है। उनकी दाढ़ियाँ काफ़ी बड़ी हुई हैं। दादा का लड़का जो है सन 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले सरकार ने
जो दादाजी के पुत्र थे उन्होंने मतलब क्या किया था, देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। जो 1914 का युद्ध हुआ था उस समय उसकी युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उसके बदले में सरकार ने क्या किया था, उन्हें एक मुरब्बा मतलब 1 बीघा के जितना होता होगा उतनी ज़मीन दे दी थी। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जो दादाजी थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। अपने साहस से, परिश्रम से, मेहनत से और अपने दूरदर्शिता से उन्होंने क्या किया, 1 से 10 मुरब्बे बनाए। 1 एकड़ से और 10 एकड़ उन्होंने उस ज़मीन का कर लिया। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल मतलब उन काफ़ी सारे बिजनेस स्टार्ट कर दिए उससे। और उनके जो बच्चे हैं, बेटे, उनके पोते, वो सब उसी को देख रहे हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता, उनका जो सबसे छोटा पोता था वो नायब तहसीलदार था, अभी अभी बन के आया था। उसी कस्बे में नियुक्त हुआ था जहाँ वो रहते थे। और कुछ ही दिन पहले उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल में हुआ था। कुछ ही दिन पहले उस लड़के का विवाह लाहौर में एक संपन्न लड़की परिवार के घर में सुशिक्षित लड़की से मतलब एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से उसका विवाह हुआ था। उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी पतोहू का सुशिक्षित होना, उनकी जो बहू थी उसका मतलब जब कोई पढ़ा लिखा कोई अच्छी पोस्ट पे होता है तो परिवार का रुतबा बढ़ जाता है ना। तो उसी तरह से उनके पोते परेश का नायब तहसीलदार होना और उनकी बहू का सुशिक्षित होना 2 महत्वपूर्ण बातें थी। अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना, मतलब अब सरकारी कामकाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी क्योंकि उनका पोता तो नायब तहसीलदार हो गया था। गांव में उनका और भी आदर होने लगा था। किंतु साथ ही दूसरी बात उनके परिवार के लिए संकट हो गया। संकट क्या था, उनकी 3 बहुएं जो थीं, बड़ी बहू, मझली बहू और छोटी बहू, भाभी, बड़ी भाभी, मझली भाभी, मतलब ये तीनों उनकी बहुएं थीं के नाम से जो पुकारी जाती थी, सीधी सादी महिलाएं थीं। उन सब में उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई प्राप्त की थी, वही मतलब ये सब बिना पढ़ी लिखी थी। उनमें से इंदु जो थी वही थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, प्राइमरी स्कूल तक उसी का दबदबा चलता था, मतलब वही पढ़ी, उन सभी में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वही इंदु थी। तो अब क्या होता है, देखिए सामने की दीवार के साथ अब वहाँ का दृश्य जो होता है, दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत मतलब थोड़ी शांति है। बड़ी बहू कहती है, इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोलती है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया। अब इंदु आती है, थोड़ा परेशान सी है, जिसको देख के बड़ी बहू कहती है, बताओ तो क्या कह दिया छोटी बहू ने। इंदु चुप है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी मतलब बिगड़ी हुई हो, गुस्सा हो, नाराज हो, क्रोध से, और क्या ईंट मारती। इंदु कहती है, कुछ भी कहो, मेरे मायके में यह होता है। मतलब वो क्या थे कि वो पढ़ी लिखी थी, उन मतलब तालमेल वो लोग आपस में नहीं बैठा पा रहे थे। जो बहुएं थी, जो उसके परिवार के लोग थे और जो नई बहू आई थी, उन दोनों में तालमेल सही नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ी लिखी थी, उसको लोग सोचते थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो घमंडी है या फिर मतलब अपने उसमें रहती है, इसलिए उससे तालमेल बैठाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। और वो भी थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों मतलब इंदु और जो छोटी बहू थी उनमें कुछ बातचीत हो गई थी। तो इंदु बोलती है कि हर बात पर वो अपने मायके की बात बताती है कि मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में वो होता है। इंदु कहती है, बैठक के बाहर रजवा खड़ी रो रही थी, मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। उसकी जो नौकरानी थी रजवा, वो वहाँ पर रो रही थी। उसने बोला कि मैंने पूछा तो उसने कहा कि बहू रानी ने काम पर हटा दिया। क्यों हटा दिया, वो पूछती है तो वो कहती है क्योंकि उनको लगता है कि उसे काम अच्छे से करना नहीं आता। काम करना नहीं आता, बड़ी बहू ने कहा, उस बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन में, मतलब जो नौकरानी थी उसने कहा 10-5 दिन में मैं सीख जाऊंगी, भला कितने दिन हुए मुझे काम करते। किंतु बहू रानी ना मानी, झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन ली और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक तो इतना सलीका ही नहीं कि बैठक कैसे साफ किया जाता है, 5-7 दिन में तू क्या सीख लेगी। मतलब इतने दिन में जब तू नहीं सीख पाई तो वो कहती है कि 5 दिन में क्या सीख लेगी। और ऐसा कह के जो छोटी बहू थी उसने झाड़ू उसके हाथ से छीन लिया नौकरानी की। ये बता रही हैं इंदु अपनी बड़ी भाभी को। बड़ी बहू, सलीका नहीं, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही नौकरानी काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है। मतलब इंदु कहती है कि मैंने उनको समझाया
कि 10 साल से काम कर रही है, सब काम यही करती है। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। और हाँ बड़ी बहू, और क्या, झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों की है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी एक ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली कि वह ढंग मुझे नहीं है। उस छोटी बहू ने कहा कि वो ढंग मतलब उसने कहा कि नौकर से काम करने की भी, करवाने की एक तमीज़ होती है। तो उसने कहा कि यही तमीज़ मुझ में नहीं है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ होती है। बड़ी बहू कही उसने ये सब बातें, और कैसे कही जाती हैं, जब से आई है यही तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना, मतलब अपने मायके की तारीफ वो बताती रहती थी। हमारे नौकर गंवार हैं, हमारे पड़ोसी गंवार हैं, हम स्वयं गंवार हैं। इंदु ऐसा बोलती है कि मतलब वो हमें गंवार समझती है और अपने मायके को और खुद को पढ़ा लिखा समझती है। इंदु मैंने भी कह दिया, क्या बात है, तुम भाभी तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो, प्रवेश करती है। एक नौकरानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। उसको ताना मारते हुए इंदु कहती है कि क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो, एक नमूना मतलब नौकरानी भी ले आती तो थोड़ा बहुत हम कुछ भी सीख लेते उससे। इतने में छोटी भाभी आती है उसकी, बोलती है क्यों इंदु बेटी, रजवा क्यों रो रही है? कोई बड़ी बात कह दी छोटी बहू ने से, मीठी बेकअप कहती है आज जो कड़वी कहेगी। इंदु व्यंग से बोलती है व्यंग्यात्मक लहजे में कि मीठी कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी। छोटी भाभी वह तो बच्ची है रजवा, तो भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु मुँह बिच कर जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही नहीं करनी आती। मतलब वो व्यंग बोलती है कि रोटी को तो चोची कहती है, इतनी छोटी है छोटी भाभी। बड़ी बहू कहती है बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना रहना मतलब पसंद नहीं है, तो उसका जो कल्चर है वो अलग है और हमारा कल्चर अलग है। इतने में मछली बहू आती है और हंसती है। दोनों, क्या बात है आज इतनी हंसी आ, सब उससे पूछते हैं कि क्या बात है जो इतनी हंसी आ रही है, आखिर कुछ कहो भी, आज भाई परेश की वह गति बनी बेचारा। अब मछली बहू कहती है कि परेश की तो ऐसी गति बनी है कि अपना सा मुँह लेकर खिकी, मतलब वो परेशान सा अपने कमरे से चला गया और दादाजी के पास चला गया। तो बड़ी बहू कहती है बात क्या हो, मैं तो उधर सामान रखने गई थी, बहुत सी बात मैंने सुनी, बहुत सी मतलब कुछ बातें उसने सुनी थी, कुछ नहीं सुनी थी, जो उसके कुछ सुनी भी थी तो उसके समझ में नहीं आई थी। फिर छोटी मछली पूछती है छोटी बहू, यह तो परेश ने कहा इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं कही की। मतलब छोटी जो उसकी छोटी बहू थी, जो फर्नीचर था उसके पास, उसकी शिकायत कर रही थी कि वो सही नहीं है, पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है। तो उन लोगों ने कहा, जो परेश था उसने कहा इसमें सभी लोग बैठते थे, मेरे दादाजी बैठते थे, पापा बैठते थे और मतलब चाचा बैठते थे, तो उन्हें कभी शर्म नहीं आए, उन्होंने कभी फर्नीचर को के बेकार होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने की आपत्ति करूँगा तो दादा कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर, वो संकोच करता है। वो कहता है कि अगर मैं जाके ये कहूँगा कि फर्नीचर ख़राब है तो उसके दादाजी को बुरा लगेगा। हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने, उसकी बड़ी भाभी जो बोलती है मछली भाभी। तब बहू ने कहा तो ना कहो, मैं तो इस सड़े से गले सामान को कमरे के पास तक ना भटकने दूंगी। जो छोटी बहू थी उसने कहा कि मैं इस खराब सामान को अपने कमरे में नहीं रखने दूंगी। फिर इंदु कहती है कि छोटी बहू ने अपने मायके में बड़े बड़े कमरे, मतलब बहुत उसके मायके में, वो मायके से काफ़ी संपन्न थी और उसे ख़राब चीज़ें अपने घर में पसंद नहीं थी। बात इतनी सी थी लेकिन वो लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आपस में बतिया रहे थे। फिर छोटी भाई पर दादाजी के कपड़े, तुम भी बहस मत बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। वो सब बात करती हैं आपस में कि मतलब वो पढ़ी लिखी है तो क्या कपड़े धोएगी। फिर बड़ी भाभी कहती है तुम भी इंदु कहती है क्यों, उसके हाथ में नमक मिट्टी लगे हुए, उसके हाथ में उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। इंदु बोलती क्यों, उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। बाहर से दादा, तब ये सब बातें उन लोगों के बीच चलती हैं, तभी बाहर से दादाजी आते हैं और यहीं पर वहाँ पर्दा गिर जाता है। अब इसका दूसरा दृश्य है जो हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो में, है ना। थैंक यू।